हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस से संबंधित क्वेश्चन आंसर देखेंगे। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड प्रेस इन मॉडर्न इंडिया। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, आधुनिक भारत में 15 जनवरी 1784 महत्वपूर्ण तिथि है क्योंकि क्योंकि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1784 में। आधुनिक भारत में 15 जनवरी 1784 महत्वपूर्ण तिथि है क्योंकि इस दिन जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स द्वारा कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में की गई थी। इसका उद्देश्य जो है प्राच्य अध्ययन को बढ़ावा देना था। इसके अलावा जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने भारतीय इतिहास को प्रभावित किया था। तो याद रखिए 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। आगे है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 में किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में की थी। इसका उद्देश्य जो है प्राच्य अध्ययन को बढ़ावा देना था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। आगे देखते हैं, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग था क्योंकि ये 1784 में जो है स्थापना हुई थी। तो इस समय जो है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल का गवर्नर जनरल था। आगे देखते हैं, भारत में प्रारंभिक प्राच्यविद विलियम जोन्स कौन थे? तो ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे। कौन थे? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हुआ करते थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, विलियम जोन्स जो है काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। विलियम जोन्स जो है इंग्लैंड में एक प्राच्यविद विद्वान और कवि के रूप में करियर के बाद कोलकाता में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अदालत के न्यायाधीश के रूप में भारत सरकार आए थे। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना उन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? सबसे पहला, इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की यहाँ पे बात हो रही है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो है ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो सेकेंड ऑप्शन ही यहाँ पर सही होता नजर आ रहा है। बाकी इसकी व्याख्या देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली द्वारा कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में किया गया था। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो है ब्रिटिश अधिकारी को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था, किंतु 1802 में डायरेक्टरों के आदेश पर यह कॉलेज बंद कर दिया गया। इसकी जगह जो 1806 में इंग्लैंड के हैलेबरी में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया था। तो ये जो है फिर ये बंद हो गया था। तो यहाँ पर जो दिया गया था कि 10 जून नहीं था, यहाँ पर क्या होगा? जुलाई होगा। और 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली के समय में। आगे देखते हैं, 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये डेविड हेयर द्वारा जो स्थापना की गई थी कलकत्ता में ही की गई थी। डेविड हेयर द्वारा कलकत्ता में एक प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। ये है एशिया का सबसे पुराना आधुनिक शैक्षणिक संस्थान था 1817 में। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो यहाँ पे कुछ कॉलेज हैं, तो यहाँ पर बताना है हिंदू कॉलेज सबसे प्राचीन हो जाएगा। 1817 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं, राजा राम मोहन राय ने 1817 में डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ कोलकाता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार में सहायता करने वाली प्रथम संस्था थी।
तो यहाँ पर जो है मेयो कॉलेज, अगर हम यहाँ पे बात करें जैसे कि ऑप्शन में था, मेयो कॉलेज जो है 1875 में था। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है 1875 में है। दिल्ली कॉलेज जो है 1824 में है। वेपिस्ट मिशन कॉलेज श्री रामपुर 1818 में स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं, अंग्रेजी में भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार में सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रथम थी? तो यहाँ पर हिंदू कॉलेज जो है वो सबसे पहले होगी। आगे देखते हैं, हम यहाँ पर सूचियां दी गई हैं, उसका हमको यहाँ पर मिलान करना। तो एक तरफ संस्था है और एक तरफ जो है हमारी संस्थापक है। तो यहाँ पर विलियम जोन्स का एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल हो जाएगा, यहाँ पे एक आंसर हो जाएगा। तो बी का एक। जोनाथन डंकन का हो जाएगा संस्कृत कॉलेज बनारस, तो 5 हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग के समय जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। वारेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। विलियम बेंटिक का जो है विलियम बेंटिक हो जाएगा कलकत्ता मेडिकल कॉलेज विलियम बेंटिक। तो आंसर हमारा 5, 1, 2, 3 बी ऑप्शन सही होना चाहिए। आगे देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया। 1781 में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। मतलब इससे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से ही पहले जो है 81 में हेस्टिंग के द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। फिर 1835 में बेंटिक आए थे। फिर बेंटिक ने क्या किया था, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। फिर उसके बाद जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज बनारस की स्थापना 91 में की थी। मतलब एशियाटिक सोसाइटी इसके बाद में आएगा, जोनाथन डंकन के से पहले। आगे देखते हैं, ए और आर है। मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की वृद्धि जोरदार समर्थन किया। मैकाले का विश्वास था कि अंग्रेजी शिक्षा से वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहन मिलेगा तथा भारत का औद्योगिकीकरण होगा। तो मैकाले जो है यहाँ पर सही आंसर देखते हैं, दोनों सही होने चाहिए। तो ए सही है, परंतु आर जो है गलत है। अब आर क्यों गलत है इसको देख लेते हैं। मैकाले का विश्वास था कि अंग्रेजी शिक्षा से वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहन मिलेगा। तो उनका ऐसा कोई विश्वास नहीं था, बल्कि उनका विश्वास था कि छन छन कर जो है वो एजुकेशन पहुंचेगी। तो ये था उसका, तो आर गलत हो जाएगा, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, गवर्नर जनरल की काउंसिल का विधि सदस्य था। विधि मतलब न्याय से संबंधित था, जो तो विधि या मतलब कानून से संबंधित सदस्य था मैकाले। अंग्रेजी शिक्षा का कट्टर समर्थक था। वो है अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारत में ब्राउन रंग के अंग्रेजों का एक वर्ग बनाना चाहता था, जिन्हें कम खर्च पर कंपनी के पदों पर बहाल किया जा सकता था। आगे देखते हैं, 18वीं सदी के अंत में भारत में अंग्रेजी शिक्षण व्यवस्था हेतु स्कूलों की श्रृंखला निर्माण पर विचार करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो चार्ल्स ग्रांट हो जाएंगे। 18वीं सदी के अंत में भारत में अंग्रेजी भाषा शिक्षण व्यवस्था हेतु स्कूल का जाल बिछा देने का विचार सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सिविल सेवक चार्ल्स ग्रांट के मन में आया था। उसने शिक्षा के प्रसार के लिए अंग्रेजी भाषा को सबसे उपयुक्त माध्यम बताया। वास्तव में अंग्रेजी शिक्षा की अग्रिम रूपरेखा का निर्माण चार्ल्स ग्रांट ने ही किया, इसलिए उसे भारत का आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन था? तो मैकाले था। मैकाले जो छन छन के मैंने बताया था ना, वो फिल्ट्रेशन सिद्धांत था। ड्रेन वर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो व्याख्या देख लेते हैं, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत, जिसको ड्रेन वर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं। मैकाले ने इसके तहत हिंदी में इसको अधोगामी
निस्यंदन का सिद्धांत कहेंगे। इसके तहत भारत के उच्च और मध्यम वर्ग के एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करना है ताकि ऐसा वर्ग तैयार हो जो रंग और खून से भारतीय हो लेकिन विचारों और नैतिकता तथा बुद्धिमत्ता में ब्रिटिश हो। मैकाले ने भारत के साहित्य के बारे में बोला कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का केवल एक भाग ही भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। तो यहाँ पर फिर से वही कोटेशन आ गया कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का केवल एक भाग ही भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। मतलब यहाँ का जो जितना ये ज्ञान है वहाँ एक अलमारी का एक भाग, अलमारी में बहुत सारे इस तरह से भाग होते तो एक भाग में ही यहाँ का ज्ञान सिमट जाएगा। तो ये था मैकाले जी का कहना। वर्ष 1935 में लॉर्ड मैकाले ने अपना प्रसिद्ध स्मरण पत्र प्रस्तुत किया जिसे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्वीकार कर अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1935 प्रस्तुत किया था जिसमें स्कूल और कॉलेज स्तर पर अंग्रेजी शिक्षा को शिक्षा का माध्यम बनाया था। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी शिक्षा को भारत में शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1835। लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजी की वकालत किसने की थी? तो मैकाले ने वकालत की थी। आगे है, निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने प्रथम बार यह सुझाव दिया था कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाना चाहिए? तो भूपदेव मुखर्जी। भूपदेव मुखर्जी यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरह के जो है यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछता है तो याद रखिए कि किस बंगाली लेखक ने प्रथम बार ये सुझाव दिया था कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाना चाहिए? भूपदेव मुखर्जी जी ने। आगे देखते हैं, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा लागू होने से पूरे भारत में मदद मिली अखिल भारतीय राष्ट्रीयता के विकास और प्रोत्साहन के लिए। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा लागू होने से अखिल भारतीय राष्ट्रीयता के उत्पादन एवं प्रोत्साहन को बढ़ाने में मदद मिली। राष्ट्रीय चेतना की उत्पत्ति, राष्ट्रवाद का जन्म, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ के लिए प्रायः पश्चिमी आधुनिक शिक्षा प्रणाली को श्रेय दिया जाता है। राजा राममोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। वैज्ञानिक शिक्षा के महत्व का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि यदि सरकार की यही नीति है कि देश को अंधकार में रखा जाए तो संस्कृत विद्या पद्धति से अति उत्तम लाभ होगा। सरकार ने अंग्रेजी एवं प्राच्य भाषाओं दोनों के प्रसार पर बल दिया। अतएव 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज को बनाने के लिए अनुदान दिया गया। इसमें अंग्रेजी माध्यम द्वारा शिक्षा दी जाती थी और पाश्चात्य शिक्षा और प्रौद्योगिकी को पढ़ाया जाता था। आगे देखते हैं, भारत में अंग्रेजों के प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो आंसर कलकत्ता में। आगे देखते हैं, वारेन हेस्टिंग ने किया था 1781 में एक फारसी और अरबी अध्ययन के लिए कलकत्ता में मदरसा बनवाया था। 1751 में डंकन ने बनारस से संस्कृत महाविद्यालय बनवाया। 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली द्वारा स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज 1802 में बंद कर दिया गया। इसके बाद जो है 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा लाख रुपया विद्या प्रसार, साहित्य प्रोत्थान तथा विज्ञान के आरंभ और उन्नति के लिए दिया गया। 1817 ईस्वी के पश्चात ज्ञान और मानविकी की शिक्षा के लिए कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी शिक्षा उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया? तो आंसर हमारा हो जाएगा विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। बाकी व्याख्या देखते हैं, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के काल में अंग्रेजी भाषा को उच्च शिक्षा एवं सरकारी सेवा का माध्यम बनाया गया। विलियम बेंटिक के काल में लोक शिक्षा पर गठित कमेटी में एंग्लो प्राच्य विवाद उभर गया। इसमें अंग्रेजी में उच्च शिक्षा के समर्थक लॉर्ड मैकाले थे जबकि प्राच्य शिक्षा एवं देसी भाषा के समर्थक एच.टी. प्रिंसेप एवं विल्सन थे। अतः मैकाले की जीत हुई और 1835 में अंग्रेजी भाषा को उच्च शिक्षा एवं सरकारी कामकाज के लिए स्वीकार कर लिया गया। आगे देखते हैं, लॉर्ड मैकाले का निम्न में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर मैकाले का कानूनों के संग्रह से। लॉर्ड मैकाले का कानूनों के संग्रह से उन्होंने द इंडियन पीनल कोड की पांडुलिपि तैयार की थी। मैकाले ने भारतीय भाषा के स्थान पर अंग्रेजी को लागू किया था।
आगे देखते हैं किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम केविशिश बेंटिक। केविडिश बेंटिक। मैकाले के विचार से 7 मार्च 1835 में एक प्रस्ताव पारित किया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय अनुमोदित कर दिया गया, जिसमें यह निश्चित हुआ कि उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा अंग्रेजी होगी। इस समय से अंग्रेजी भाषा जो है साहित्य, राजनीतिक विचार तथा प्राकृतिक विज्ञान हमारी उच्च शिक्षा नीति का आधार रहे हैं। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, राधाकृष्ण आयोग। तो इसका आंसर देख लेते हैं बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही नहीं है। बी ऑप्शन सैडलर आयोग यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है 1854 में, राधाकृष्ण आयोग 1948 में और हंटर कमीशन 1882 में। आगे व्याख्या में देख लेते हैं। सैडलर जो है 1917 में था। डीएस कोठारी 64 में, मुदालिया 1948 में, हंटर 1882 में, राधाकृष्णन आयोग 1948 में। आगे देखते हैं। अब निम्नलिखित के अनुसार व्यवस्थित करना है। चार्ल्स वुड डिस्पैच, रुड़की तकनीकी कॉलेज की स्थापना, हंटर आयोग का गठन, काशी विद्यापीठ की स्थापना। तो वुड डिस्पैच जो है वो 1854 में स्थापित हुई थी। 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच। रुड़की तकनीक जो है 1847 में हुई थी। रुड़की जो है 1847 में, यानी आज़ादी के जब आज़ाद हुआ था उससे ठीक 1 साल पहले रुड़की तकनीकी कॉलेज का स्थापना हो गया था। आईआईटी रुड़की जो बोलते हैं वही वाला कॉलेज। हंटर आयोग का गठन जो है 1882 में, 1882 में। और फिर काशी विद्यापीठ की स्थापना तो 1920-21। तो 1 2 3। हाँ, रुड़की वाला जो है वो सबसे पहले आएगा, तो 2 ऑप्शन पहले है, बाकी 3 4 एक जैसे आ जाएंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी। तो धार्मिक शिक्षा की बात मदन मोहन मालवीय ने की थी। भारत के विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा हेतु मदन मोहन मालवीय प्रबल रूप से वकालत की थी। मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। हंटर कमीशन की रिपोर्ट किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया, तो प्राथमिक शिक्षा पर। हंटर कमीशन प्राथमिक शिक्षा पर। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ हंटर कमीशन के हैं, जैसे कि सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के सुधार व विकास की ओर विशेष ध्यान दिया। यह शिक्षा स्थानीय भाषा में हो और उपयोगी विषयों में हो। निजी प्रयत्नों का स्वागत हो, परंतु प्राथमिक शिक्षा इसके बिना भी दी जानी चाहिए। इन प्राथमिक पाठशालाओं का नियंत्रण नव स्थापित जिला व नगर बोर्डों को दिया जाना चाहिए। शिक्षा के लिए वे उपकर भी लगा सकते थे। आगे है माध्यमिक शिक्षा के 2 खंड हो, एक साहित्यिक शिक्षा जो विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा के लिए विद्यार्थी तैयार करे, और दूसरी है व्यवहारिक ढंग की जो विद्यार्थियों को व्यावसायिक तथा व्यापारिक जीवन के लिए तैयार करे। आगे है आयोग ने ये सुझाव दिया था कि निजी प्रयत्नों को शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण रूपेण बढ़ावा मिलना चाहिए। फोर्थ है आयोग ने प्रेसिडेंसी नगरों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर महिला शिक्षा के पर्याप्त प्रबंध न होने पर खेद प्रकट किया और बढ़ावा देने को कहा। आगे देखते हैं 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा हंटर ने, डब्ल्यू हंटर ने। निम्नलिखित में से किस व्यापक अधिनियम द्वारा भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता सीमित कर दी गई,
तो आंसर हो जाएगा भारतीय प्रेस अधिनियम 1910। भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 द्वारा लॉर्ड लिटिल के 1878 में अधिनियम के सभी प्रावधान पुनर्जीवित कर भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता सीमित कर दी गई। इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण जमानत का न्यूनतम राशि जो है 500 रुपए व अधिकतम राशि 2000 रुपए तय की गई। इसके अतिरिक्त सरकार को जमानत जब्त करने और पंजीकरण रद्द करने का अधिकार भी दिया गया। इस अधिनियम को लॉर्ड रीडिंग द्वारा रद्द किया गया था। आगे देखते हैं, दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो जीबी तिलक ने की थी। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1884 में न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ ही पुणे में की गई थी। इस संस्था के संस्थापक जीबी तिलक थे। वी के चपलुंकर एवं एम बी नाम जोशी थे। जस्टिस रानाडे इस सोसाइटी के संस्थापक सदस्य नहीं थे और 5 संरक्षकों में से एक थे। आगे है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग किसकी नियुक्ति 1917 में हुई और इसका अन्य नाम से जाना जाता है? तो आंसर सैडलर आयोग। सैडलर आयोग यहाँ पर सही हो जाएगा। सैडलर आयोग। अब सैडलर आयोग जो है, इस आयोग का गठन माइकल सैडलर की अध्यक्षता में कलकत्ता विश्वविद्यालय समस्याओं के अध्ययन हेतु किया गया था। इस आयोग में आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद सदस्य भी थे। इस आयोग की कुछ सिफारिशें थीं, जैसे कि स्नातक स्तर पर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हो, इंटरमीडिएट की कक्षाएं विश्वविद्यालय से पृथक हो, इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के संचालन के लिए माध्यमिक बोर्ड का गठन हो, कलकत्ता विश्वविद्यालय को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर बंगाल सरकार के अधीन कर दिया जाए। प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक कुलपति नियुक्त किया जाए, साथ ही अंतर विश्वविद्यालय स्थापित हो, महिला शिक्षा पर जोर दिया जाए, साथ ही औद्योगिक व प्रशिक्षण से जुड़ी समस्या विश्वविद्यालय द्वारा निपटाई जाए। सैडलर आयोग संबंधित था किससे? तो शिक्षा से। व्याख्या देख लेते हैं। 1917 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने माइकल सैडलर के नेतृत्व में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन हेतु शिक्षा संबंधी एक आयोग नियुक्त किया गया, जिसमें 2 सदस्य थे, आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद थे। सैडलर आयोग के सुझावों पर उत्तर प्रदेश में एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना हुई। इसी आयोग की संस्तुति पर मैसूर, पटना, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और हैदराबाद में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी आयोग ने ये सिफारिश की थी कि पटना, अलीगढ़, ढाका और हैदराबाद, लखनऊ यहाँ पर विश्वविद्यालय बनाए जाएं? तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर सैडलर आयोग के द्वारा बताया गया था। आगे देखते हैं, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की, तो डी के कर्वे हो जाएंगे। 1916 में रखी थी, 1916 में डी के कर्वे ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे जेईडी बेथुन गहरे रूप से जुड़े थे? तो स्त्री शिक्षा से। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जो हैं वो यहाँ पर बाबू शिव प्रसाद गुप्ता होंगे। काशी विद्यापीठ, बाबू शिव प्रसाद गुप्ता यहाँ पर सही हो जाएंगे। और ये जो स्थापना हुई थी 10 फरवरी 1921 में स्थापना की गई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू शिव प्रसाद गुप्त और भगवान दास ने मिलकर बनारस में काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी और 1935 में इसका नाम बदल के महात्मा गांधी विद्यापीठ कर दिया गया। आगे देखते हैं, 1857 में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना के समय इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया था? तो आंसर हो जाएगा लंदन। लंदन
वुड के घोषणा पत्र की दूसरी योजना विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित थी। सर्वप्रथम कलकत्ता एवं बम्बई और आगे चलकर मद्रास तथा अन्य स्थानों में विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। यह विश्वविद्यालय लंदन विश्वविद्यालय के नमूने पर स्थापित किए जाने थे, जिसका मुख्य कार्य परीक्षा लेना और उपाधियां देना था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति पर जांच पड़ताल करने के लिए 1902 में नियुक्त आयोग कौन थे? तो आंसर हमारा हो जाएगा थॉमस रैले। 1901 में कर्जन ने भारत के उच्चतर शिक्षा एवं विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक सम्मेलन शिमला में बुलाया था। शिमला में पारित प्रस्ताव शिमला प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिमला प्रस्ताव की तीखी आलोचना से विवश होकर कर्जन ने 1902 में थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है विश्वविद्यालय शिक्षा की जांच पड़ताल कर अपनी रिपोर्ट देना था। रैले कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम यानी कि 1904 पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाज सुधारों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? तो दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी लोग थे। आगे देखिए, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। तो यहाँ पर दोनों चीजें ही सही हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा एक लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई, जिसका गठन जो है 1926 में किया गया। इसी अधिनियम के तहत पहली ICS परीक्षा यानी ब्रिटिश सिविल सेवा आयोग का अधीन 1922 में इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। वर्ष 1941 में भारतीय सिविल सेवा में यूरोपीय प्रतिभागियों की उत्तीर्ण होने की संख्या भारतीयों की अपेक्षा कम हो गई थी। लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लाहौर में। तो आंसर लाला हंसराज यहाँ पर सही हो जाएगा। आर्य समाज के अनुयायी लाला हंसराज ने लाहौर में 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। श्रद्धानंद ने 1902 में हरिहर में एक गुरुकुल कांग्रेस स्थापित किया गया, जहां प्राचीन वैदिक शिक्षा प्राचीन पद्धति से दी जाती थी, और इसी के नाम पर कई अन्य स्थानों में गुरुकुल बनाए गए। आगे देखते हैं, किस गवर्नर जनरल ने भारत में प्रथम बार सिविल सेवाओं को प्रवर्तित यानी इंट्रोड्यूस किया गया? तो आंसर कॉर्नवालिस हो जाएगा। कॉर्नवालिस फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी की गवर्नर जनरल रहे। उन्होंने 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के रूप में नई राजस्व पद्धति की शुरुआत की थी। उसने 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया, और इस कोड में क्या था? शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था ये कोड। इसे भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है, और इसी के काल में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच तीसरा एंग्लो मैसूर हुआ था। आगे देखते हैं, इंडियन इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे। सबसे पहले सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे। आगे देखते हैं, बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने। याद रखिए, हिंदू कॉलेज पूछा जाए तो मदन मोहन मालवीय, काशी विद्यापीठ पूछा जाए तो उसके लिए अलग हैं, और अगर केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय तो एनी बेसेंट हो जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, वो भी 1898 में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित यहाँ पर विश्वविद्यालय है जहाँ पर 1916 में इसकी स्थापना हुई थी, वो कौन सा है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो कि मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित किया गया था 1916 में।
आगे देखते हैं, अब यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है। लॉर्ड वेलेजली सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट, ये यहाँ पर सही नहीं है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सेंसरशिप प्रेस एक्ट जो है 1799 में लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में आया था। द लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1823 में कार्यवाहक गवर्नर जनरल जॉन एडम्स द्वारा जारी किया गया था। द न्यूज़पेपर एक्ट 1908 में लॉर्ड मिंटो के काल में आया था, जबकि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लिटन के समय आया था। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर कुछ कालक्रम रखे हैं, इसको देखना है। सती प्रथा निषेध तो बेंटिक के समय में ही बन गया था। एजुकेशन रेजुलेशन और प्रथम विश्वविद्यालय ये 1850 बहुत बाद में बना है। तो एक 3 और 2 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको व्याख्या में देखते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा यहाँ तक ठीक है, और कर्जन द्वारा ये 1904 था। और एजुकेशन जो थी यहाँ पर 1904 में प्रथम विश्वविद्यालय लागू किया गया। एजुकेशन रेजुलेशन पॉलिसी 1913 था। 1913 एजुकेशन रेजुलेशन जो है 1913 थी। तो यहाँ पर इसलिए एक पहले आ जाएगा, 3 फिर उसके बाद, फिर दूसरा सबसे लास्ट में। बी ऑप्शन हमारा सही होता है। अब ये एजुकेशन जो है रिजोल्यूशन पॉलिसी 21 फरवरी को जो हुई थी, स्वीकार की गई थी। इसमें सरकार ने राष्ट्रवादियों के अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन निरक्षरता समाप्त करने की नीति को अपनाया गया। देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस पर वर्ष पारित किया गया? तो आंसर 1788 में, लॉर्ड लिटन के समय कार्यकाल में। रिपिन ने इसको हटाया था। इसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहते हैं। और 82 में जब रिपन आया तो इसको रद्द कर दिया। अब देखते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय आया था? तो लिटन के समय आया था, समाप्त किया था रिपन ने। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्द का प्रयोग किया है? तो आंसर अरस्काइन पेरी ने इसको विपरीतगामी और असंगत जो है उपयोग किया है। आगे देखते हैं, निम्न में से किसने सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की थी? तो आंसर हो जाएगा वेले जली ने। वेले जली ने भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए 1999 में 1799 में फ्रांस से युद्ध की पृष्ठभूमि में प्रेस पर सेंसर वेले जली द्वारा लगाया गया था। प्रकाशित होने वाली किसी भी सामग्री को पहले सेंसर के लिए सरकारी सचिव के पास जमा करना होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से जिन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का निरसन किया है वो कौन है? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? तो ये हो जाएंगे हेस्टिंग। हेस्टिंग थे। लॉर्ड हेस्टिंग, बेंटिक, चार्ल्स मेटकॉफ और रिपन और मैकाले को भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थक माना जाता है। तो एक ही ने नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे हैं। हेस्टिंग हो गए, विलियम बेंटिक हो गए, मेटकाफ हो गए, रिपन हो गए और मैकाले, ये सब चाहते थे प्रेस की स्वतंत्रता हो, जबकि लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड लिटन, एडम्स ये नहीं चाहते थे कि भारतीय प्रेस स्वतंत्र हो। उत्तंड मानदंड जो है प्रकाशित हुआ था कोलकाता से। उत्तंड मानदंड 30 मई 1826 को। इसके प्रकाशक कौन थे? जुगुल किशोर थे। जुगुल किशोर। इसका उदंड मार्तंड मतलब द राइजिंग सन, इसका हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। अगला है, निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी 19वीं शताब्दी के महान पत्रकार थे?
तो दुर्गादास को छोड़ के। दुर्गादास जो है मारवाड़ के विख्यात राठौर सरदार ना कि 19वीं सदी के पत्रकार थे, बल्कि शिशिर कुमार घोष ये हिक्की भी थे, कस्तूरी रंगा अय्यर ये भी थे। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी। प्रथम पूछी है इसलिए द एसोसिएशन प्रेस ऑफ इंडिया हो जाएगी। आगे देखते हैं, अब यहाँ पे कुछ एजेंसियां हैं। राइटर जो है 1860, एसोसिएशन प्रेस ऑफ जो है 1905, फ्री प्रेस न्यूज सर्विस जो है 1927, यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया जो है 1934 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।